रामपुर गांव में चंद्रराम नाम का एक अमीर सेठ रहता था। लेकिन उसकी अमीरी से ज्यादा लोग उसे उसकी कंजूसियों के कारण जानते थे, क्योंकि चंद्रराम किसी चीज में कंजूसी ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। वो जितना अमीर था उससे कहीं ज्यादा वो कंजूस था, जिससे उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। पिताजी, जरा 500 रुपए दे दीजिए ना। 500 रुपए? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? कोई एक साथ इतने पैसे मांगता है क्या? आखिर इतने पैसों का तू करेगा क्या? अरे पिताजी, स्कूल के जूते घिस गए हैं, इसलिए नए जूते खरीदने हैं। जल्दी से दे दीजिए ना। ये तेरे को कितनी बार बोला रे, जूते को घिस कर मत चला कर। अभी 4 साल ही हुए थे उन जूतों को और इतनी जल्दी तूने उन्हें घिस डाला। अगर इसी तरह फालतू के खर्चे करता रहा ना तो तू तो मुझे कंगाल ही कर देगा। रुक, अभी तेरे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। चंद्रराम सेठ अपने स्टोर रूम में जाता है और एक जोड़ी बड़े ही पुराने और मिट्टी से भरे जूते लेकर आता है। ये देख, ये तब के जूते हैं जब मैं स्कूल जाया करता था। ये जूते आज तक नहीं घिसे। कल से तू इन्हें पहनकर स्कूल जाना, 500 रुपए भी बच जाएंगे। लेकिन पिताजी, ये जूते तो बहुत गंदे हो गए हैं और बहुत पुराने भी हैं। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पिताजी के पास इतने पैसे हैं, उसके बाद भी इतने पुराने जूते पहनकर स्कूल आया है। अरे तू इन्हें इधर दे, मैं अभी तेरे को ये साफ करके देता हूँ। सेठ चंद्रराम अपने बेटे मोनू को वो जूते साफ करके दे देता है, लेकिन वो जूते उसके बेटे के पैरों के हिसाब से काफी बड़े थे। अरे पिताजी, ये जूते मेरे नाप के नहीं है, मुझे नए जूते लेने दीजिए ना। अरे तू रुक। चंद्रराम सेठ छत पर जाकर कपड़े सुखाने वाली चिमटी को लेकर आता है और मोनू के पैरों में पहने दोनों जूतों के पीछे लगा देता है। ये देख, अब हो गए ना जूते तेरे नाप के। अब तू इन्हें कैसे भी पहन, तेरे पैरों से निकलेंगे ही नहीं। हद है, इतना पैसा है आपके पास, उसके बाद भी आपके बेटे को जूतों की पीछे चिमटी लगाकर स्कूल जाना पड़ेगा। आप रहने दो, मैं अपने पुराने जूते पहनकर ही चला जाऊंगा। ये आजकल के बच्चों को तो किसी चीज की कदर ही नहीं है। मोनू बेचारा वो जूते वहाँ पटक कर वहाँ से चला जाता है। तभी अगले दिन, अरे शांति, चाय बनी या नहीं अभी तक? अरे चाय तो बन गई थी, लेकिन इसके अंदर मक्खी गिर गई, इसलिए दोबारा चाय बना रही हूँ। अरे क्या, चाय में मक्खी गिर गई तो तुम दोबारा चाय क्यों बना रही हो? दूध, पानी, पत्ती, गैस सिलेंडर पता भी है सब में कितना खर्चा होता है। अरे तो क्या मक्खी वाली चाय पीने के लिए दे दूं आपको? भगवान ने इतना पैसा दिया है, उसके बाद भी इस आदमी की चिंदेगिरी नहीं जाती। पता नहीं कितना कंजूस है। तुम्हारे लिए यह कंजूसी होगी, लेकिन मेरे लिए तो यही पैसा बचाने का तरीका है। अच्छा तुम एक काम करो, वो चाय एक जग में डालकर मुझे दे दो और कुछ गिलास भी दे देना। क्यों? अब क्या आप ये चाय बेचने के लिए जाओगे? अरे वाह वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो। अब समझ ही गई हो तो जल्दी से जग में चाय डालकर दे दो। सेठ जग में चाय लेकर बाहर जाता है, जहाँ उसका नौकर आंगन की सफाई कर रहा था। ए रामू, जल्दी से यहाँ पर आ। जी कहिए मालिक। इस जग के अंदर गर्मा गर्म चाय है और वहाँ पर कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो तू 10-10 रुपए के हिसाब से उन्हें एक एक कप चाय बेच कर आ जा। क्या आपने चाय बेचने का काम कब से शुरू कर दिया सेठ जी? अरे जितना बोल रहा हूँ उतना करना। अगर ये चाय ठंडी हो गई तो कोई खरीदेगा भी नहीं। जल्दी से जा। रामू चाय का जग और कप लेकर के जाता है। वो चाय 50 रुपए में बेचकर आ जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपकी चाय 50 रुपए में बिक गई। अरे वाह वाह, देखा तूने? अगर मैं इस मक्खी वाली चाय को शांति को फेंकने को दे देता तो कितना नुकसान होता। क्या? इसका मतलब आपने सब मजदूर को मक्खी वाली चाय बेच दी? सेठ हंसता है और वो 50 रुपए लेकर अपनी तिजोरी में रख देता है। तभी कुछ दिन बाद सेठ का बड़ा बेटा मोहन उसके पास आता है। शांति भी वहीं पर बैठी थी, तो वो कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, क्या बात है? बड़ा ही परेशान सा लग रहा है। माँ,
दरअसल मैं पिंकी नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो हमारे कारखाने में काम करने वाले गजोधर जी की बेटी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? अरे तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? वो मेरे कारखाने में काम करने वाला एक गरीब आदमी है और हम कहाँ? मैं तो कोई अमीर रिश्ता ढूंढकर तेरी शादी वहीं पर करवाऊंगा। देखिए पिताजी, शादी तो मैं उसी से करूंगा, और जब आपके पास इतना पैसा है तो फिर आपको किस चीज का लालच है जो आप मेरी शादी किसी भी अमीर घर में करना चाहते हैं? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है आपके पास। हाँ तो बेटा, अब इतने अमीर घर में कोई लड़की ब्याह कर आएगी तो इसके पिता को अपनी बेटी को दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। और गजोदर ठहरा गरीब आदमी, वो कहाँ मुझे दहेज देगा? मैं किसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाने वाला, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए पापा। शादी तो मैं पिंकी से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सेठ को लगता है कि उसका बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन अगले दिन उसका बेटा दरवाजे पर पिंकी के साथ खड़ा होता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। शांति जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये तूने क्या किया? कहीं तूने इस लड़की से शादी तो नहीं कर ली? हाँ माँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मैंने पिंकी से कोर्ट मैरिज कर ली है। तभी उनकी आवाज सुनकर सेठ चंद्रराम वहाँ आता है। ये सब क्या हो रहा है भाई? और तू इस लड़की को लेकर यहाँ पर भी आ गया? मैंने तुझे मना किया था ना कि मैं इसकी शादी तेरे साथ बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। हाँ, लेकिन मैंने भी आपसे कहा था ना कि शादी तो मैं इसी से करूंगा, और मैंने इससे शादी कर ली। आपको तो जब देखो तब पैसों का लालच लगा रहता है। चलो पिंकी, हम अंदर चलते हैं। एक मिनट, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, इसलिए मैं तुम्हें घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा, ऊपर से वो भी कोर्ट मैरिज। अरे पापा, कोर्ट मैरिज से तो आपका फायदा हुआ है। अगर मैं कोर्ट मैरिज नहीं करता तो शादी ब्याह में आपका कितना खर्चा होता, और अब देखो 1 रुपया भी नहीं लगा आपका, और आपके घर में बहू भी आ गई। अरे लेकिन मेरे दहेज के तो पैसे चले गए ना। देखिए, आपको जितना पैसा दहेज में मिलता, कहीं न कहीं आपको भी उतना ही पैसा और गहना वगैरह अपनी बहू को चढ़ाने पड़ते, तो एक तरीके से आपका फायदा ही हुआ है। अगर दहेज का पैसा नहीं मिला तो शादी में खर्च भी तो नहीं हुआ ना। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हारी पत्नी को कोई गहने नहीं देने वाला। मेरा जितना नुकसान होना था हो गया, अब और नहीं करूँगा। मोहन के कोर्ट मैरिज की वजह से जो पैसे बच गए, उस वजह से सेठ चांदराम अंदर ही अंदर बहुत खुश था। इसलिए उसने अपने बेटे को घर में आने की इजाजत दे दी। उसे लगा कि अब तो उसका कोई खर्चा ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता लगा कि सेठ के बेटे ने शादी कर ली है, तो गांव के लोग जो सेठ के जानकार थे, इसके पास आकर बोले, अरे सेठ जी, बेटी की शादी कर दी और किसी को बताया भी नहीं। कम से कम हम लोगों को उसकी शादी का खाना तो खिला देते। अरे आपको पता तो चल ही गया है, मेरे बेटे ने कोर्ट मैरिज की थी। अब ढंग से शादी होती तो दावत भी होती। मैं तो पहले ही शादी से खुश नहीं हूँ, ऊपर से आप मुझसे दावत की बात कर रहे हो। अरे बेटे ने शादी कर ही ली है तो खुश हो जाइए ना, और सब रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों को दावत तो देनी ही पड़ेगी, वरना सब आपके बारे में क्या सोचेंगे। हर जगह से सेठ चांदराम के ऊपर उसकी बेटी की शादी की दावत का प्रेशर पड़ने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे अब जब बेटी की शादी हो ही गई है तो दे दो ना गांव वालों को दावत। आखिर तुम्हें गांव वालों को दावत देने में क्या परेशानी हो रही है? पता नहीं कितनी कंजूसी करनी है जिंदगी में। इस कंजूसी के चक्कर में कभी 2 रोटी भी ठीक से नहीं खाते हो, ना जाने इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे। अरे मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर में जब कोई पोता पोती आएगी तब दावत कर दूंगा ना। पहले शादी की दावत का खर्चा, फिर अगर हमारे घर में पोता पोती हुआ तो उसकी दावत का खर्चा। हे भगवान, थाली में जितना है पहले उतना तो हजम कर लो। शादी की दावत दी नहीं कि पोता पोती की दावत के बारे में सोचने लगे। हे भगवान, कैसा आदमी है ये। कुछ दिनों बाद सेठ चांदराम को सचमुच में ये खबर मिल जाती है कि कुछ महीनों में उसके घर पर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अब जब भी कोई उसकी दावत के लिए बोलता है तो वो सबको एक ही जवाब देता है,
अरे चांदराम, तुम तो कह रहे थे कि अपने बेटे की शादी की दावत दोगे, लेकिन अभी तक तो तुमने पूरे गांव में किसी को अपने बेटे की शादी की मिठाई तक नहीं खिलाई। अरे भैया, मैं तो दावत करने ही वाला था, लेकिन पंडित जी ने बोला कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है और कुछ महीनों बाद हमारे घर में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है, तो मैंने सोचा तभी एक साथ दावत कर दूंगा। अच्छा, काफी चालाक हो तुम, और ये तो मुझे आज पहली बार सुनने को मिला कि दावत का भी मुहूर्त होता है। खैर, चलता हूँ, कभी दावत हुई तो आऊंगा। 9 महीने बाद उनके घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजती हैं और उनके घर में लक्ष्मी आती है। कितनी प्यारी है मेरी छोटी सी गुड़िया, मैं तो इसका नाम लक्ष्मी ही रखूंगी। अरे हाँ भाई, अपनी पोती का नाम तो मैं भी लक्ष्मी ही रखना चाहता हूँ, तभी तो हमारे घर में और लक्ष्मी आएगी। इधर भी आप चालू हो गए। अच्छा, वो हलवाई को कहकर दावत के लिए बता देना, अगले हफ्ते घर पर दावत रख लेंगे। दावत? देखिए, इस बार मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पिछली बार भी आपने बात को टाल दिया था, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं अपनी पोती के लिए पूरे गांव को दावत दूंगी, और खबरदार, इस बार आपने कुछ बोला तो। एक तो पहले ही अपने बेटे की शादी की दावत नहीं दी थी, जिसके लिए लोग उन्हें पहले ही बहुत ताने दे चुके थे, और शांति देवी ने भी अब साफ साफ कह दिया था कि दावत तो होकर रहेगी। तो अब सेठ जी के ऊपर दावत का भार पड़ गया था। उन्होंने अपने नौकर रामू को बुलाया। अरे रामू, सब कह रहे हैं कि गांव के सब लोगों को दावत देनी पड़ेगी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम गांव वालों के लिए दावत का खाना बना लोगे क्या? क्या? मैं अकेला सब गांव वालों के लिए दावत का खाना कैसे बनाऊंगा सेठ जी? उसके लिए तो आपको हलवाई को ही बुलाना पड़ेगा। अरे लेकिन हलवाई दावत का खाना बनाएगा तो बहुत पैसा लेगा, मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अरे सेठ जी, तो क्या हुआ, आपके घर में तो लक्ष्मी आई है, थोड़ा खर्चा हो भी जाएगा तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। हाँ, तू जा, मैं हलवाई से मिलकर आता हूँ। सेठ चांदराम हलवाई से मिलने के लिए जाता है और उससे सब गांव वालों की दावत के लिए खाना बनाने का खर्चा पूछता है। पूरे गांव के लिए खाना बनवाना है तो मैं 20,000 रुपए लूंगा, और सामान आप मुझे खुद ला कर दे देना। बस आप मुझे ये बता देना कि बनाना क्या क्या है, उसी हिसाब से ही मैं लोगों को बुलाऊंगा। देखो भाई, तुम तो मेरे हलवाई हो, अब तुमसे क्या छुपाना। मैं सब गांव वालों को सस्ते में निपटाना चाहता हूँ, तुम ही मुझे कुछ बताओ जिससे कम पैसों में मेरा काम हो जाए। ऐसा करना है तो ज्यादा सामान मत बनवाओ, बस सब्जी पूरी और हलवा बना दो तो हो जाएगा काम। अरे मैं तो बनवाने को कुछ भी ना बनवाऊं, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ गई है, अगर ये बनवाया तो वो मेरी जान खा जाएगी। खैर, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ कि क्या करना है। सेठ बहुत दिमाग लगाता है कि कैसे वो दावत में अपना खर्चा कैसे न कैसे करके बचा ले। तभी उसके दिमाग में कोई तो तरकीब आती है और वो जल्दी से अपने नौकर रामू को बुलाता है। रामू, अरे ओ रामू, जल्दी आ यहाँ पर। आया सेठ जी। यह मोनू की पुरानी कॉपी है, इसमें उसने सब कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है, तू ये सब कुछ मिटा दे और इन कागजों पर न्योता लिखकर सब गांव वालों के घर पर दे आ जा। अरे लेकिन सेठ जी, इसमें तो बहुत समय लगेगा, आप थोड़े से पैसे देकर कार्ड छपवा लीजिए ना, ऐसे न्योता देना तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तुझे जितना कहा है ना उतना ही कर, हर चीज में अपना दिमाग लगाने लगता है, पैसे जहाँ पर बच रहे होंगे बचा लेने चाहिए। ठीक है सेठ जी। रामू मोनू की पुरानी कॉपी को इरेजर से अच्छी तरह साफ कर देता है और उन कागजों पर ही गांव वालों के लिए दावत का न्योता बनाता है। अगले दिन दावत का दिन आता है। सुन रामू, तू यहाँ पर बाहर ही बैठ जा और टेबल के ऊपर शगुन काउंटर का पर्चा चिपका दियो, और कोई भी पूछे तो बोल देना मेरी पोती के लिए शगुन दे। सबसे शगुन के लिफाफे लेना, और हाँ, शगुन के ऊपर का एक लेना मत भूलना। अच्छा ठीक है सेठ जी। रामू घर के बाहर ही एक टेबल चेयर डालकर बैठ जाता है। गांव के लोग दावत में आना शुरू कर देते हैं। रामू उन्हें रोक कर कहता है, अरे भैया, दावत में जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले छोटी गुड़िया के लिए शगुन तो दे जाओ। अरे हाँ भैया, अभी देता हूँ। सोनू अपनी जेब से 20 रुपए निकाल कर रामू को देने लगता है। अरे भाई,
छोटी गुड़िया के लिए कम से कम 100 रुपए तो दे दो। क्या ये 20 का नोट पकड़ा रहे हो? और शगुन के ऊपर का 1 रुपया भी दो। अच्छा अच्छा ठीक है, देता हूँ। इस तरह रामू सबको बोल बोल कर उनसे खूब सारे पैसे ले लेता है और वहाँ छत पर जो हलवाई खाना बना रहा था, सेठ जी उससे कहते हैं, मैंने जो कहा था तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तुम्हारे पैसे काट दूंगा। अरे हाँ सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है और आपके कहे अनुसार ही मैंने खाना बनाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, लोग ऊपर आते ही होंगे, तुम जल्दी से खाना लगवा दो। लोग छत पर आना शुरू कर देते हैं जहाँ पर सेठ जी ने चादरें बिछवाई हुई थी। लोग जाकर देखते हैं तो खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन थे। खाना देखते ही सब अपनी थाली में खाना डाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही सब खाना खाते हैं, अरे किस तरह का खाना है? इतनी मिर्ची और इतना नमक, और इस मीठे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम अपने घर पर ही खाना खा लेते। एक तो इस कंजूस सेठ ने पहली बार इतने सारे व्यंजन बनवाए थे और वो भी इस हलवाई ने इतने गंदे बना दिए। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं। सबकी थाली में खाना यूं का यूं ही रखा है। अरे अच्छे से खाइए, आप लोगों के लिए बहुत सारे व्यंजन बनवाए हैं मैंने, आप लोग इनको और परोसो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, अब वो क्या है ना, हम लोगों ने आज दिन में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, इसलिए कुछ खाया ही नहीं जा रहा। अरे ऐसे कैसे, मेरे घर में दावत है भाई, खाना तो आप लोगों को खाना ही पड़ेगा। सेठ दोबारा उन लोगों की थाली में थोड़ा थोड़ा खाना परोसवा देता है, लेकिन कोई भी खाना ही नहीं खा पाता। और जहाँ लोग ढेर सारा खाना खाने वाले थे, वहाँ एक एक पूड़ी खाकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने भाई हलवाई, बिल्कुल ठीक खाना बनवाया था मैंने, जितना बनवाया था उतना खत्म हो गया। माफ करना सेठ जी, लेकिन ऐसा इंसान तो मैंने पहली बार देखा है जो 500 लोगों को दावत में बुलाकर बस 50 लोगों को खाना बनवाए। खैर, ऐसा काम आप ही कर सकते हो। हलवाई जैसे ही ये बात बोलता है तो सेठ चांदराम की पत्नी शांति उनकी ये बात सुन लेती है और वो सब कुछ अच्छी तरह समझ जाती है। हलवाई के जाने के बाद वो सेठ को आड़े हाथों लेती है। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई गांव वालों को दावत में बुलाकर ऐसा खाना खिलाते हुए? एक तो आपने रामू को बाहर बैठा दिया ताकि वो जबरदस्ती लोगों से शगुन ले सके, और लोगों से शगुन लेने के बाद भी आपने उनको जानबूझकर ऐसा खाना खिलाया कि वो खुद ही दावत छोड़कर चले जाएं। अरे नहीं नहीं शांति, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? 3 साल से जानती हूँ मैं आपको, और जो आप ये हरकतें करते हैं ना, हर एक हरकत समझती हूँ मैं आपकी। आज तक मैंने आपको कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार आपने बहुत ही गलत किया है। भगवान ने आपको इतनी धन दौलत दी है, मगर उसके बाद भी इतनी कंजूसी अपने लिए करो तो ठीक है, लेकिन जब भगवान ने आपके घर में इतनी बड़ी खुशी दी है, उस मौके पर भी आप अपने कंजूस पने से बाज नहीं आए। अपनी कंजूसी की वजह से आपने अपनी पोती के हाथ पर अभी तक शगुन तक नहीं रखा है। थोड़ी तो शर्म कीजिए। शांति गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन आज शांति की बातों से कहीं न कहीं कंजूस सेठ का मन बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी कंजूसी के चलते अपनी पोती के हाथ पर शगुन तक नहीं रखा था। वो अपनी तिजोरी वाले कमरे में गया और वहाँ से उसने एक सोने का सिक्का निकाला। वो सीधा अपनी पोती के पास गया। शांति ने उसे अपनी गोद में लिया हुआ था। मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी कंजूसी की वजह से मैंने अभी तक तुम्हें शगुन नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे दादाजी तुमसे माफी मांगते हैं। मैं अपने घर की लक्ष्मी के लिए ये सोने का सिक्का लेकर आया हूँ। सेठ चांदराम अपनी पोती के हाथ में सोने का सिक्का पकड़ाता है तो छोटी सी बच्ची वो सिक्का जल्दी से पकड़ लेती है। अरे वाह, लगता है सूरज पश्चिम से उगा है। चलो, घर में कोई तो आया जिसने आपके कंजूस पने को खत्म कर दिया। अरे क्या तुम भी ना शांति? देखो लक्ष्मी बेटा, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन हाँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अपने दादाजी का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम बड़ी होकर ज्यादा खर्चीली मत बनना। तुम्हें जो शगुन दिया है ना, उसी से अपना खर्चा चलाना। क्या? और नहीं तो क्या, एक सिक्का बहुत महंगा है, ये बार बार थोड़ी ना देता रहूंगा। सेठ चांदराम की बात पर सब हंसने लगते हैं और समझ जाते हैं कि सेठ चांदराम को कोई नहीं बदल सकता। वो मरते दम तक कंजूस का कंजूस ही रहेगा।